हिंदी साहित्य को संवारने और आगे बढ़ाने में साठोत्तरी दशक के जिन लेखकों ने मेहनत की, उनमें एक शिक्षाविद डॉक्टर अरुणा सीतेश जी का भी नाम लिया जाता है। तो आज सुनिए डॉक्टर अरुणा सीतेश जी की लिखी हुई कहानी डूबता हुआ सूरज। सोकर उठी तो सिर बहुत भारी भारी लगा। कुछ क्षण दृष्टि स्थिर करने और ये समझने में लगे कि मैं कहाँ थी, मैं थी या नहीं, या होना क्या होता है। टिक टिक कानों में पड़ी तो घड़ी की तरफ देखा। अंधेरे कमरे में रेडियम कुछ ज़्यादा ही चमक रहा था, खलने वाली हद तक। 9:10। हाथ बढ़ाकर बेड स्विच टटोला, कमरा रोशनी से भर गया। मन के अंधेरे तो ज्यों के त्यों थे। शाम को मैं पहले कभी नहीं सोई थी। उस दिन सोई तो ऐसी सुध-बुध खोकर कि इतनी रात हो गई। क्या हो गया था? फिर वही ठक ठक शुरू हो गई। मैं चारों ओर देखती रही, सोचने की कोशिश करती रही, याद करती रही वो सब कुछ, पर हर बार कुछ याद आकर भी फिसल जाता, पकड़ में आते आते निकल जाता। काफ़ी देर की उलझन के बाद आखिर बात पकड़ में आ ही गई। रोज़ की तरह उस दिन भी ठीक 9:45 ऑफिस के लिए चली थी। मिनट भर भी लेट न होने का रिकॉर्ड रहा है मेरा। 12 मिनट दफ्तर पर पहुंचने में और करीब 2 मिनट गैलरी पार करके अपने कमरे में पहुंचने में। उधर 10 के घंटे बज ही रहे होते हैं कि मैं अपने कमरे में पहुंच जाती। इस क्रम में पिछले 4.5 साल में कोई व्यवधान नहीं आया। 4.5 साल, हाँ इतना ही तो समय हुआ है यहाँ आए। कमरे में घुसते ही सामने रखे कागज़ पर नजर गई। डॉक्टर मित्तल का नोट था। बहुत क्षमा याचना के बाद सूचित किया था कि प्रोग्राम के लिए ना आ सकेंगे। अचानक किसी अत्यंत आवश्यक पारिवारिक काम से बाहर जाना पड़ गया था। मैं सिर पकड़कर बैठ गई। अब क्या होगा? 12 बजे से कार्यक्रम है। पहले ही सूचना दी जा चुकी है कि आज डॉक्टर बाबू से बातचीत होगी। कितनी ही बहनें कान लगाकर बैठेंगी, खासकर वे जिन्होंने समय रहते ही अपने सवाल भी लिख भेजे थे। कार्यक्रम बदला गया तो शिकायतों का ढेर लग जाएगा। स्टेशन डायरेक्टर हैं भी जरा ऐसे ही, फितूर सवार हो गया तो पीछे ही पड़ जाएंगे। पहले से रिकॉर्डिंग क्यों नहीं की गई? लाइव प्रोग्राम तो था नहीं। रूल्स में साफ साफ लिखा है कि कम से कम 10 दिन पहले स्क्रिप्ट आ जानी चाहिए, समय से रिकॉर्डिंग हो जानी चाहिए। कितनी बदनामी होगी इस तरह से रेडियो स्टेशन की। बदनामी? खुद चाहे जो करें उससे बदनामी नहीं होती, एक इस बात से ही सारी बदनामी हो जाएगी। पर जानती थी कि सामना होने पर मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलेगा। गुमसुम सब आरोप स्वीकार कर लूँगी। इतना भी नहीं कह पाऊँगी कि आज स्क्रिप्ट नहीं आनी थी, प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम था। बस चुपचाप सब उत्तरदायित्व ओढ़ लूँगी। अचानक कंधे पर किसी हाथ के स्पर्श से चौंक कर सिर ऊपर उठाया तो कामिनी को मुस्कुराते पाया। हम दोनों को ही बहनों का कार्यक्रम सौंपा गया था। आज मेरी बारी थी, तभी तो निश्चिंत सी खड़ी थी। क्या बात है, सुबह सुबह ऐसा मुंह क्यों बना रखा है? कोई बुरी खबर? घर से चिट्ठी आई? सारी बात उसे समझाई तो वो बोली, बस इतनी सी बात। खैर समझो, अब ये मेरा सिर दर्द है। 12 बजे से पहले कोई ना कोई डॉक्टर आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। ओके नाउ स्माइल स्माइल। हाँ ऐसे। हिंदी अंग्रेजी की खिचड़ी पकाए बिना तो मिस कामिनी मेहरा का काम ही नहीं चलता था। पता नहीं प्रोग्राम के समय कैसे एकदम ठेठ हिंदी बोल जाती थी। इसके बाद वो काफ़ी देर तक फ़ोन मिलाती रही। 11:30 बजने को आए, पर डॉक्टर तो दूर, किसी कंपाउंडर का भी मीलों तक पता नहीं था। परेशानी के भाव शायद फिर मेरे चेहरे पर घिरने लगे थे, तो कामिनी स्वयं ही बोली, तुम चलो स्टूडियो में, ठीक ठाक करो सब, मैं डॉक्टर को लेकर बस पीछे पीछे ही पहुंचती हूँ। कहा है तो आते ही होंगे। ये कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है, बात के पक्के हैं। प्रश्नों को क्रमबद्ध कर ही रही थी कि वो पहुंच गई। अपने डॉक्टर साहब के साथ बड़े जोश में थी। तुमसे कहा था ना कि घबराने की कोई बात नहीं। लो मिलो, डॉक्टर वशिष्ठ और डॉक्टर साहब, ये हैं मिस कश्यप, आज के बहनों के कार्यक्रम की इंचार्ज। पर अभिवादन के लिए उठे हाथ शून्य में ही जम गए। यही हाल डॉक्टर वशिष्ठ का भी था। डॉक्टर वशिष्ठ यानी विजेंद्र, यानी विजी, मेरा विजी। बड़ी मुश्किल से सवालों का कागज़ कामिनी के हाथ में ठूंसा। प्लीज़ तुम ही कर लो ये प्रोग्राम, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, प्लीज़।
उसके कुछ पूछने से पहले ही मैं दरवाजे से बाहर थी। लगभग भागती हुई सी अपने कमरे में पहुंची। कई गिलास पानी पिया, फिर कुर्सी में धंस गई। उसी समय से हथौड़े से चलने लगे थे। ठक ठक लगा, सिर में ठक ठक हो रही है। सिर को कसकर थामा तो लगा सीने में है, और फिर तो जैसे सारा शरीर ही चलते हथौड़े के बीच आ गया हो। बदहवास सी टूटती गई मैं, टूटती गई, और जाने कितनी देर बाद कामनी लौटी। क्या हाल है अब? क्या हो गया अचानक? मैं बिना कुछ समझे उसे देखती ही रही। प्रोग्राम सुनोगी तो खुश हो जाओगी। डॉक्टर वशिष्ठ का ह्यूमर कमाल का है, लेकिन बड़े बदकिस्मत हैं वे। अभी 2 दिन पहले उनकी वाइफ की डेथ हो गई। बड़ा अटैचमेंट था दोनों में। ही हैज़ रियली टेकन इनटू हार्ट। एक ज़माने में तो इनके ठहाके ही ठहाके मशहूर थे, लेकिन अब तो तुम उनसे बात भी नहीं कर सकती। क्या रह गया था कहने को, सुनने को? उधर वो अपनी ही बात कहती चली जा रही थी। प्री मैच्योर डिलीवरी थी, ना माँ बची ना बच्चा। रात दिन सेवा की इन्होंने, पर बचा न सके। नर्वस ब्रेकडाउन होते होते बचा इनका। अब तो खैर, बंद करो प्लीज़। मैं बीच में ही चीख पड़ी। बोलना भूल कर वो मेरी ओर देखती रह गई। मेरी फटी फटी आंखों ने उसे भयभीत कर दिया होगा। नर्वस सी बोली, मुझे पता नहीं था, वरना डॉक्टर साहब को यहीं ले आती। मैंने तो उन्हें बाहर से इसलिए विदा कर दिया कि तुम शायद आराम करना चाहो। देखूं, शायद अभी गेट पर ही हूँ। बिजली की तेज़ी से उठकर मैंने उसे बाहर जाने से रोका और पसीने से तर अपना मुंह पोंछना चाहा था कि तभी मेरे पैरों ने जवाब दे दिया, और कामनी के पकड़ने से पहले ही मैं ज़मीन पर लुढ़क गई, बेहोश। अरे नहीं, मुझ जैसे बेशर्म इतनी आसानी से कहाँ बेहोश होते हैं? भगवान ने शायद पत्थर का दिल लगाकर भेजा है। लाख चोटें पड़ें, असर ही नहीं होता। कुछ देर बाद स्वयं पर थोड़ा नियंत्रण किया और कामिनी से घर पहुंचाने के लिए कहा। आधे दिन की छुट्टी के लिए भी कुछ कहना चाहा, पर उसने ठीक है कहकर बात पूरी ही नहीं करने दी। वही घर तक लाई थी। पगली रिक्शे में भी कसकर पकड़े बैठी रही। सोचती होगी कि कहीं गिर ना जाऊं। अरे आज तक नहीं गिरी तो अब क्या गिरूंगी? अब तो आदत पड़ गई है। वो तो साथ रुकने की भी जिद कर रही थी। बड़ी मुश्किल से उसे वापस भेजवाई थी। मना करते करते भी चाय बना लाई। अच्छा अब तो जाओ, देर हो रही है। वहाँ ढूंढाई मच गई तो तुम चाय खत्म कर लो तो जाऊँ। गर्म है ना, देर लगेगी, तुम जाओ। पर वो जिद्दी लड़की आखिरी घूंट भी गले से उतरवा कर ही गई। उसके सामने जो सबसे बड़ी परेशानी हो रही थी वो थी सेडेटिव्स लेने की। मैं तो जिंदा ही इनके बूते पर हूँ, और वो ठहरी इसके सख्त खिलाफ। एक बार मेरे पर्स से एक पत्ता देख लिया था तो सारी गोलियां तुरंत बाथरूम जाकर फ्लश कराई थी। मरना चाहती हो क्या? जानती नहीं हो कि इन दवाइयों का हार्ट पर कितना बुरा असर पड़ता है? मैंने बात टालने के लिए इतना ही कहा था। तुम्हें पसंद नहीं है तो इसके बिना रहने की कोशिश करूँगी। गोलियां तो तुम बहा ही चुकी हो। क्या कहती उससे? कैसे कहती कि शायद मौत ही मेरा इलाज है। कई बार एक साथ 10-20 गोलियां खाकर मुक्त हो जाने का मन हुआ है, लेकिन डरती हूँ बस इस बात से कि कहीं ज़िंदगी और मौत के बीच लटक न जाऊँ, माँ की तरह। इसके बाद उससे छिपकर ही गोलियां रखनी पड़ती थीं। उसके जाने के बाद नींद की गोलियां लेना भी याद आया। 2 गोलियां लेकर पत्रिका उठाई, पर शब्दों पर नज़र नहीं ठहरी। लाइट बंद करके सोने की कोशिश की, पर नींद कहाँ। आंखों में तो अतीत घुमड़ रहा था, एक लंबा अतीत। मैं विजेंद्र से 4 साल छोटी थी। सब कहते थे कि छुटपन में उसे छोटे छोटे बच्चों से बहुत मोह था। माँ बताया करती थी कि मुझे भी उसने बहुत खिलाया था। घंटों गोद में लिए घूमता रहता था। शायद यही कारण हो कि होश संभालने के बाद से मुझे भी वही सबसे अच्छा लगता था। अपने घर में अकेली थी मैं, पड़ोस के बच्चे ही सब संगी साथी थे मेरे। देखो, ये तो बात बात पर टोका ना करो उसको। पापा माँ को अक्सर समझाते, थोड़ी देर लड़कों के साथ खेल ही तो लेती है। पर पास पड़ोस वाले मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? माँ को समाज की बड़ी चिंता रहती थी। क्या कहेंगे? मैं पूछता हूँ, क्या कहेंगे? यही कि मेरी बेटी उनके बच्चों से 2 घड़ी हंस बोल लेती है, खेल लेती है। ऐसा ही है तो ताले में रखें अपने बच्चों को। मेरी बच्ची तो जैसी है वैसी ही रहेगी। लेकिन लड़की की जात है, कल पराए घर जाएगी। हमें जरा सोच समझकर तो चलना ही चाहिए। माँ की हल्की सी दलील पापा के धमाके में उड़ जाती थी।
मुझे कोई चिंता नहीं है लोगों की। शुभा वही करेगी जो मैं कहूँगा या जो वो चाहेगी। मुझे किसी समाज वमाज का डर नहीं है। मोहल्ले में सभी हम उम्र लड़के लड़कियां हमारे घर आते, मैं उनके घर जाती। सब खुलकर एक दूसरे के साथ खेलते, खुलकर हंसते बोलते। कभी कभी तो पापा भी हमारे खेल में शामिल हो जाते। उस बार कितना मज़ा आया था जब एक शाम हम सब गोल घेरे में बैठे थे, पीठ पीछे कपड़ा फेंक कर चोर बनाने का खेल खेल रहे थे। कोकला छुपा की जुम्मेरात आई है, जो भी आगे पीछे देखे उसकी शामत आई है का शोर मच रहा था, ठहाके लग रहे थे। पापा तभी कोर्ट से आए थे। हम भी खेलें? आप? अचरज में 10 जोड़ी आंखें उन पर टंग गईं। क्यों, हम नहीं खेल सकते क्या? सबको हराकर छोड़ेंगे? कहते कहते पापा भी घेरे में बैठ गए थे। विजी चोर बना हुआ था। उसने पापा के पीछे इतने धीरे से कपड़ा डाला कि उन्हें पता ही नहीं चला। वे बैठे रहे जब तक कि अगले चक्कर में विजी ने आकर उन्हें चोर ही नहीं बना दिया। और फिर तो आगे आगे पापा दौड़े, पीछे पीछे विजी। पर वे जल्दी ही पकड़े गए और फिर उन्हें भी वही बोलते हुए चक्कर लगाना पड़ा। कितना मज़ा आया था उस दिन। और ये क्या, मैं मुस्कुरा रही थी, खुशी के मारे आंसू ही निकल आए। दुख और उल्लास दोनों की ही चरम सीमा है आंसू। पर ये सुख के आंसू न जाने कितने वर्षों के बाद आए थे, कितने वर्षों के बाद। कई बार बच्चा पार्टी जमा होती तो ताई जी पूछती, बिटिया तुझे सबसे अच्छा कौन लगता है? बिना क्षण भर को सोचे ही मेरी उंगली पापा की ओर उठ जाती। नहीं, इनमें, ताई जी बच्चों की ओर इशारा करती। पापा के बाद दूसरा नंबर विजेंद्र का था, मेरे विजी का। पापा वकील थे। बुद्धि, लगन और साहस सभी कुछ तो था मेरे पापा के पास, पर जिद्दी एक नंबर के थे। अपनी बात से टस से मस होना तो जैसे जानते ही नहीं थे। अपने सिद्धांतों के बेहद कायल। बस कमी थी उनमें तो ये कि वे व्यवहारिक नहीं थे। शायद इसीलिए उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं चलती थी। हाई कोर्ट में बस एक पापा ही थे जो कोई मजबूर गरीबों के मुकदमे बिना फीस लिए लड़ चुके थे। उनके दूसरे साथियों के यहाँ ऐशो आराम के साधन दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते, मगर पापा अपनी नपी तुली आय में ही संतुष्ट रहने का पाठ पढ़ाते रहते थे। भाषणों से घर तो नहीं भरते, माँ ने 1-2 बार दबी जबान में कहा था, पर पापा बीच में ही बिगड़ पड़ते। क्या कहना चाहती हो, साफ साफ क्यों नहीं कहती? क्या तुम मुझे झूठे मुकदमे लड़ने के लिए कह रही हो? मुजरिम की रिहाई और मासूम के गले में फंदा डालने के लिए कह रही हो? तुम चाहती हो कि मैं... नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। माँ सकपका जाती। ऐसा तो वे चाह भी नहीं सकती थी। तब फिर क्यों सोचती हो ये बेकार की बातें? देखो निम्मो, पापा का स्वर मुलायम होने लगता। पाप की कमाई से कभी किसी का पेट नहीं भरा, कभी किसी का घर नहीं भरा, और फिर हमें किसी चीज़ की कमी है? बोलो बोलो, क्या नहीं है हमारे पास? माँ मुस्कुरा भर देती। कभी कह नहीं पाई कि पापा को रिक्शा से कोर्ट जाते देख दरवाज़ा खोलते एक मुस्तैद से ड्राइवर की कमी कौंध जाती थी उनके दिमाग में। नौकर के छुट्टी चले जाने पर घड़े का पानी पापा को देते हुए उन्हें बहुत बुरा लगता था। कहीं प्यास बुझती है ऐसे? एक रेफ्रिजरेटर होता तो हर समय बर्फ़ का पानी मिल सकता था। उस गंदे से ठेले वाले से जब मैं बर्फ़ की चुस्कियाँ लेने की जिद करती तो वे तुरंत आइसक्रीम जमा सकती थी। एक कूलर होता। मई जून की तपती रातें पापा को यूँ करवटें बदलते न काटनी पड़ती। अपने लिए नहीं, मेरे और पापा के लिए भी उनके पास जाने कितनी लंबी लिस्ट थी इसी तरह के सामान की। पर वे क्या कहती। विजी के पापा की कपड़े की दुकान थी मेन मार्केट में। मार्केट शुरू होते ही 4 दुकानें छोड़कर 5वीं उनकी थी, खूब बड़ी सी। शुरू में तो उनके पास एक छोटी सी ही दुकान थी मेन मार्केट में। मार्केट शुरू होते ही 4 दुकानें छोड़कर 5वीं उनकी थी, खूब बड़ी सी। शुरू में तो उनके पास एक छोटी सी ही दुकान थी। काम चल निकला और भाग्यवश बगल वाली दुकान खाली हुई तो उन्होंने उसे भी ले लिया। बीच की दीवार गिराने में क्या देर लगती। अब उनके यहाँ 2 नौकर भी थे। भला अकेले इतना काम कैसे संभालते। पर विजी अक्सर भुनाता रहता था कि उसके पापा महाकंजूस हैं। मुझे ये बात को समझ नहीं आती थी। माँ तो कहती थी कि उनके पास हमारे से बहुत ज़्यादा पैसा था, पर मेरे पापा तो कंजूस नहीं थे। उसके पापा क्या होंगे? खैर, हों भी तो क्या। मैं तो अपनी सब चीज़ें विजी के साथ बांटने को तैयार थी, बांटती थी। विजी के 2 भाई और 2 बहनें थीं, कुल मिलाकर 5।
शायद इसी से चाचा जी मतलब उसके पापा को मैं इसी नाम से पुकारती थी। उनकी सब फरमाइशें पूरी ना कर पाते हूँ। हमारे घर बिल्कुल सटे हुए थे, इतने कि अपने छज्जे पर से आवाज़ देकर ही हम एक दूसरे को बुला सकते थे। उसकी मम्मी और मेरी माँ की बहुत पटती थी। दोनों घंटों खड़ी बातें करती रहती। छत पर से तो बाकायदा एक दूसरे के घर आया जाया जा सकता था। सिर्फ 2 सीढ़ियाँ चढ़ीं कि हम उनके घर और वे 2 सीढ़ियाँ उतरे तो हमारी छत पर। सड़क का इस्तेमाल बच्चे लोग तो कम ही करते थे। कई बार तो छज्जों की रेलिंग पर चढ़कर भी चले जाते थे, पर ऐसा करने में बड़ों की डांट और उस 2 फीट के फासले को ठीक से न लांघ पाने पर सीधे सड़क पर पहुंच जाने का डर तो रहता ही था। गर्मियों में तो शाम होते ही हम छत पर पहुंच जाते, जमकर ताश खेलते या कभी कभी कैरम। नीतू मीतू तो बहुत छोटी थीं, उनको तो बने हुए पत्ते या बनी हुई गोटियां उठाने का ही काम मिलता था। नरेंद्र सुरेंद्र एक तरफ हो जाते, मैं और विजी दूसरी तरफ। कई बार टोके जाने पर ही सभा अगले दिन के लिए विसर्जित होती। ताश मंडली हमारी छत पर ही जमती थी, क्योंकि हमारे यहाँ एक छोटा सा कमरा था जिसमें पापा ने अपनी लाडली का शौक देखकर बल्ब और पंखा दोनों ही लगवा दिए थे। विजी के पापा बच्चों को बिगाड़ने में विश्वास नहीं रखते थे, इस बात पर भी वो झुंझलाया करता था। वक्त बीतता रहा। हमारी दोस्ती देखकर लोग मजाक करते, लगता ही नहीं कि शुभा दूसरे घर की है। इसको तो अभी से ही ले लो अपने घर में, दोनों इकट्ठे स्कूल चले जाया करेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, विजी की मम्मी हंसती। क्यों भाभी, आपको तो कोई एतराज़ नहीं? सवाल माँ की तरफ होता। मुझे? मेरी तरफ से तुम कल ही पंडित को बुलाकर फेरे डलवा लो, माँ हंसते हुए कहती। लड़के लड़की का तो पता नहीं, पर हमें अपनी समधन बहुत पसंद है। बीएससी करके विजी को डॉक्टरी पढ़ने की सूझी। चाचा जी का बड़बड़ाना स्वाभाविक था। जाना था तो इंटर करके ही क्यों नहीं चले गए? 2 साल की पढ़ाई बेकार हो गई ना। अब 5 साल और, उसके बाद भी जाने क्या क्या बता रहे हो। एमएससी करके कोई स्कोप नहीं है पापा, विजी ने समझाना चाहा था। पहले मुझे ये सब पता नहीं था, पर डिग्री कभी बेकार थोड़ी जाती है। डॉक्टरी में इस पढ़ाई से मुझे काफ़ी मदद मिलेगी। 2 साल का सारा खर्चा बेकार गया। इंटर करके जो डॉक्टरी पढ़ते हैं वे भी तो डॉक्टर ही बनते हैं। मदद वदद की पट्टी हमें ना पढ़ाओ, साफ साफ कहो कि नई सनक सवार हुई है। काफ़ी झिकझिक के बाद वो कंपटीशन में बैठा। पढ़ने में अच्छा था, पहली बार में ले लिया गया। तब तक हमारे शहर में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था। पढ़ाई के लिए उसे लखनऊ जाना पड़ा। मेरा उस साल इंटर फाइनल था। विजी की कमी बहुत खली, पर परीक्षा के भूत ने मार मार कर मन को किताबों में लगा दिया। उन्हीं दिनों पापा गवर्नमेंट सॉलिसिटर बना दिए गए। जिस दिन उन्हें नियुक्ति पत्र मिला वे दोपहर में घर लौट आए थे। ऐसी अनहोनी, माँ बुरी तरह आशंकित हो उठी। ताई जी ने तो माथा छूकर बुखार देखना चाहा। मैं भी आसपास ही मंडराती रही कि पता नहीं क्या बात हो गई है। कुछ देर तो पापा आंख बंद किए लेटे रहे, फिर हंसकर बोले, अरे भाई कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल भला चंगा हूँ मैं। लो भाभी, तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ। ताई जी ने कागज़ को उल्टा पुल्टा, फिर वापस उन्हीं को लौटा दिया। अब ये भी बता दो भैया कि इसमें लिखा क्या है। अपने लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। पर इसी बीच ताई जी के पीछे खड़ी होकर मैंने उचक उचक कर काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। पापा के कुछ कहने से पहले ही मैंने उछल उछल कर बता दिया कि पापा अब सरकारी वकील बन गए थे। माँ दौड़ी हुई ठाकुर जी को प्रणाम करने पहुँची। प्रसाद लेकर लौटी तो पापा बोले, अब तो खुश हो ना? मैं कहता था ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। कई दिनों तक बधाई देने वालों का आना जाना लगा रहा। चाचा जी भी आए। मिठाई खिलाइए भाभी, आज मैं कितना खुश हूँ बता नहीं सकता। नरेंद्र ने बताया तो मैं भी तभी दुकान बढ़ाकर आने लगा था, पर एक ऐसी पुरानी जान पहचान की पार्टी आ गई कि लौटा ना सका। सीधा यहीं चला रहा हूँ। माँ हलवा बना लाई। लीजिए भैया, मुँह मीठा कीजिए। मोहल्ले भर में बड़े आदमियों में एक ये चाचा जी ही थे जिनसे माँ कभी कभी बोल लेती थी। बाकी सबसे तो कड़ा पर्दा चलता था। पर यह व्यस्तता तो कुछ ही दिनों की थी। विजी के जाने के बाद समय बिताना कठिन लगा, बहुत ही कठिन। फिर भी मन तो लगाना ही था। पढ़ाई में मन लगाया, गाना सीखने के लिए स्कूल में भी नाम लिखा लिया। रेडियो के नाटकों में भाग लेना भी तभी प्रारंभ किया था। कई महीनों के बाद विजी आया था। इस बीच न कोई समाचार, न कोई पत्र, न कोई आशा। समय की दूरी बहुत निर्मम दीवार बन जाती है।
कभी कभी मुझे लगता कि बचपन में साथ साथ खेलने वाला विजी, मुक्के मारने और चोटी खींचने वाला विजी, पीछे से आकर आंख मूंद लेने वाला या गुदगुदा कर हंसा देने वाला विजी मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। विजी बदला बदला लगने लगा था, कुछ बड़ा बड़ा सा। कपड़े पहनने में भी एक साफ सुथरापन था। चेहरे पर नए शेव की चिकनाहट और छोटी छोटी पतली सीधी मूछें। वो बचपन की चपलता, वो खुलापन, सभी कुछ तो बदला सा लगता था। मिलने पर पहले तो मुझे कई बार आप कह बैठा और फिर स्वयं ही झेप गया। जल्दी ही मुझे पता लगा कि मेरे प्रति उसके मन में जो कुछ था, चाहे पहले जो भी रहा हो, वो एक नया रूप लेने लगा था। पता नहीं जाने कब मेरे मन में भी उसे वो अनछुआ स्थान दे दिया जो यौवन का पहला वसंत हृदय के किसी अज्ञात कोने में बना जाता है। कोई प्रस्ताव नहीं, प्रेम अभिव्यक्ति नहीं, पाने खोने का डर भी नहीं, अनजाने ही हम एक दूसरे के हो गए। लगा था कि विजी बहुत जल्दी लौट गया। फिर वही समय का ना बीतना, लंबे लंबे पत्र और प्रतीक्षा का सिलसिला, जिसमें तेजी से बीतते हुए समय के बावजूद हर पल थमा सा ही लगता रहा था। विजी के बिना जीवन में जो अंधेरा घिराया था, उसमें एक किरण सी चमकी और मैं उसे छू लेने को दौड़ पड़ी, ये जाने बिना कि उस चमक के बाद का अंधेरा और भी काला होगा और भी भयावना। प्रांत का यूथ फेस्टिवल लखनऊ में हो रहा था। मैंने उसमें चुने जाने की पूरी कोशिश की और मैं चुन भी ली गई। मुझे आज भी याद है कि मैं कितनी खुश हुई थी उस दिन। न जाने कितने सपने सजा डाले थे मेरे प्यासे मन ने। जाते समय चाची जी ने विजी के लिए कुछ सामान मुझे ला कर दिया था। बहुत मत बिगाड़ना उसे, कहते कहते मैंने देखा था कि एक शरारत भरी मुस्कुराहट उनके होठों पर फैल गई थी। उसी दिन माँ ने भी शायद वैसा ही कुछ कहना चाहा था, मगर गंभीर सी आवाज़ में, बहुत मत घूमना विजी के साथ। पापा ने शायद कुछ नहीं सुना था, वे फाइलों को ही देखते रहे थे। रिहर्सल के बाद या कभी कभी बीच में भी चोरी छिपे हम उड़ लेते थे। कभी रेजिडेंसी देखने जा पहुँचे तो कभी इमामबाड़ा, कभी भूल भुलैया तो कभी एक्वेरियम। बॉटेनिकल गार्डन के बीच में एक बड़े से पेड़ पर हमने अपने नाम भी गोद दिए थे, पेन नाइफ से। मैंने विजी का, विजी ने मेरा। तय हुआ था कि शादी के बाद फिर साथ आकर देखेंगे, साथ साथ आकर। 5 दिन ही बीते थे, बीते क्या पंख लगा कर उड़े थे कि रात को अचानक मेरे नाम तार आया। पापा नहीं रहे। पापा नहीं रहे? मैं विश्वास नहीं कर पाई थी, ना तो अपनी आंखों पर, ना ही उस तार पर। जरूर मजाक होगा, कोई गंदा बेहुदा मजाक। टैक्सी से लौटते समय रास्ते भर मैं यही सब सोचती गई थी। शायद मुझे इस बहाने वापस बुलाने के लिए ही ऐसा तार दिया हो, लेकिन ऐसा भी क्या बहाना, और कोई बहाना न मिला। या कहीं अपशकुन दूर करने के लिए। कभी सुना था कि सर पर कौवा बैठ जाए तो ऐसे झूठे तार दिए जाते हैं, लेकिन घर पहुंची तो भयंकर सच का सामना करना ही पड़ा। माँ की तो रंगत ही बदल गई थी, जैसे शरीर से सारा खून ही किसी ने निचोड़ लिया हो। पापा को मैं विक्षुब्ध सी देखती रही, फटी फटी आंखों से देखती रही। एक भी आंसू नहीं टपका, आंखें नम भी नहीं हुई। उनको ले जाने की तैयारी हो ही चुकी थी, मेरा ही तो इंतज़ार था। मैं एकटक देखती ही रही उनको। मुझे वहाँ से हटाने की काफ़ी कोशिशें की गईं, पर जाने कहाँ की ताकत आ गई थी मेरे अंदर। मैं नहीं हटी, न रोई, आंसू ही नहीं आए। पापा चले भी गए और मैं सुनी सुनी निगाहों से जाने कहाँ, जाने क्या देखती रही। सब परेशान हो उठे। उनको शायद डर लगा कि मैं पागल ना हो जाऊं, पर मेरे सब आंसू तो बिन बहे ही बह गए थे। ताई जी मेरे पास आईं। सुना था शादी के 2.5 साल बाद ही ताऊ जी चल बसे थे। ताई जी पर जाने क्या क्या बीती होगी। वैधव्य का शाप तब से आज तक, जाने कब तक। दुख सहते सहते पत्थर का कलीजा हो गया होगा, तभी तो मुझे सांत्वना देने का साहस जुटा सकें। मायके में भी कोई नहीं बचा था उनका। ताऊ जी के बाद उनका तो बस पापा का ही सहारा था। हर उलझन में, मुसीबत में पापा ने उनका साथ दिया था। कल तक भी भाई की याद में उनकी आंखें गीली हो जाती थीं। बस उनकी तो हरदम यही कोशिश रहती थी कि कैसे भाभी के आंसू पोंछ दें, कैसे उनके जीवन में मुस्कुराहटें बिखेर दें। आज वो लाडला देवर भी चला गया। क्या बीत रही होगी ताई जी के दिल पर। लेकिन स्वयं दुख सहकर भी औरों की चोटों पर फाए रखना ही तो उनकी विशेषता बन गई थी।
पता नहीं कितनी देर वे मुझे सहलाती रहीं, पुकारती रहीं कि संवेदना के किसी शब्द पर, अपनत्व के किसी स्पर्श पर ही मैं रो दूं। पर मैं प्रस्तर बनी बैठी रही, निशब्द निष्प्राण। तभी माँ वहाँ आई, सफ़ेद कफन में लिपटी मेरी माँ। माँ ने आज तक सफ़ेद साड़ी नहीं पहनी थी, पापा को पसंद नहीं थी। वे पापा की पसंद के रंगीन चटक रंग ही पहनती थीं, यहाँ तक कि सफ़ेद ब्लाउज भी मुश्किल से ही पहन पाती थीं। पापा टोक जो देते थे, शायद ताई जी के सफ़ेद कपड़ों में छुपा हुआ दुख याद आ जाता हो उन्हें। वही माँ ऊपर से नीचे तक श्वेतांबरी बनी थी। माँ के उस रूप को मैं देख न सकी, चीख पड़ी, लिपट गई जाकर उनसे, फूट फूट कर रो पड़ी। पता नहीं कितनी देर तक हम दोनों यूं ही रोते रहे, सिसकते रहे। मातम के वे 13 दिन किस तरह बीते पता नहीं। उस दिन तो यही लगा था कि पापा के साथ हम भी मर गए हैं, हमारी ज़िंदगी भी थम गई है हमेशा के लिए। लगता था कि अब हम एक दिन भी बिना पापा के नहीं रह पाएंगे, सो नहीं पाएंगे, खा नहीं पाएंगे। सभी कुछ तो उनके साथ खत्म हो गया था। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनके अभाव को सहने की, उनके वियोग को बर्दाश्त करने की शक्ति हम में आती गई। पहले उनकी याद आने भर से आंखें बरस पड़ती थीं, बाद में उनकी याद से दिल में कसक तो पैदा होती थी, वातावरण में उदासी तो भर जाती थी, अपने भीतर शून्य तो महसूस होता था। पर अपने आप ही न जाने कैसे जिंदगी ने फिर अपना एक क्रम बना लिया। आंखों में बादल तो घिर घिर आते थे, पर हर बार बरसते नहीं थे। बड़े से बड़ा घाव भर देने का समय के पास अनंत शक्ति को वो तभी जान पाई थी। पर क्या घाव सचमुच भर जाते हैं? क्या काल हमारे भीतर की तिक्तता, रिक्तता को कभी भर सका है? भर सकेगा? नियति के इस क्रूर मजाक ने जो भद्दा निशान हमारे दिलों में, हमारी जिंदगियों पर बना दिया था, उसका लेखा जोखा किससे लें? क्या समय का चक्र उस घिनौने दाग को मिटा सकेगा? खैर, ये सब तो बड़ी बड़ी बातें हैं। सीधी सादी भाषा में धीरे धीरे हम तीनों ही उठ खड़ी हुई थीं, सहज होने के प्रयास में। शुरू में पापा के बारे में हम बोल ही नहीं पाते थे। उनके साथ अतीत का संबोधन कितना अटपटा लगता था, एक अजीब सा, अव्यक्त सा। डर लगता था उनके संबंध में बात करते हुए। बात भी क्या, आधे शब्द तो आंसुओं और हिचकियों में ही बह जाते थे। पर धीरे धीरे हम उनको लेकर सहज होने लगे। विजी आया, उसी का तो सहारा था। उसके घर वाले तो आते ही रहते थे हमें हर तरह से सांत्वना देने। नीतू और मीतू भी कई कई घंटों मेरे पास बैठी रहती, मुझे ही जिद करके उनको भेजना पड़ता। पता चला कि पापा ने दिल में दर्द की शिकायत की तो नरेंद्र ही साइकिल पर डॉक्टर भटनागर को बुलाने भागा था। बाद में डॉक्टर टंडन को भी वही लाया था। चाचा जी भी बराबर पापा के पास ही बैठे रहे थे। अस्पताल ले जाने का पापा ने मौका ही नहीं दिया। मेरा कॉलेज जाने का मन नहीं होता था। माँ की हालत देखते हुए उनके पास रहना ही ठीक था, पर ताई जी ने जिद करके मुझे भेजा। भैया की आत्मा को दुख होगा बिटिया, तुम्हें जाने क्या क्या बनाने के सपने देखा करते थे। ताई जी ने दुनिया देखी थी, पग पग की ठोकरों ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया था। माँ तो पापा की याद में ही खोई रही, पर ताई ने एक बार फिर दिल कड़ा किया। पापा के मरने के 4 महीने बाद ही उन्होंने विजी की माँ से मेरे रिश्ते की बात छिड़ी। सभी को अटपटा लगा था। माँ तो बस आंसू ढुलका कर चुप ही रहीं। उन्हें तो दीन दुनिया से जैसे मतलब ही नहीं रह गया था। मैंने प्रतिवाद करना चाहा, ताई जी अभी तो पापा को गए साल भर भी। आगे के शब्द आंसुओं में भीग गए थे। ताई जी ने मुझे अपने पास ही बिठा लिया था। जानती हूँ बिटिया, जानती हूँ, मैं ब्याह करने के लिए थोड़ी कह रही हूँ, वो तो बाद में ही होगा। यही सोचती थी कि कुछ रस्म हो जाती तो जरा सी बेफिक्री सी हो जाती। तू अभी बच्ची है, निम्मों की हालत देख ही रही है। जमाना बहुत बुरा है बिटिया, मैंने इस जमाने के सब रंग देखे हैं। भगवान करे तेरा उनसे कभी वास्ता न पड़े। ये दुनिया बड़ी निर्दयी है बिटिया, बहुत निर्दयी। इसको किसी पर दया नहीं आती। बहती गंगा में तो सब हाथ धो लेते हैं बिटिया, पर ठहरे पानी में से हर किसी को बास आने लगती है। ताई जी का प्रतिवाद तो वैसे भी घर में वर्जित सा ही था, फिर ममता और वेदना से भरे इन शब्दों को सुनने के बाद तो कुछ भी कहना संभव न रहा। मैं चुपचाप उनके धोती के पल्लू को अपनी उंगली पर लपेटती रही, उमड़ते आंसुओं को रोकती रही। मेरा तो बिटिया तो उससे कहीं ज़्यादा खो गया है। वे आंखें पोंछती हुई बोली थी, तेरे ताऊ जी गए थे तो मुझे भैया के हाथों सौंप गए। इन्होंने हमेशा मुझे हाथों हाथ लिया। भाई की अमानत जो थी मैं,
इतने बड़े हो गए पर मजाल है कि कभी उलट कर जवाब दिया हो। हाँ भाभी करते चले गए बेचारे। बारी तो मेरी थी पर भगवान ने बुलवा उन्हें भेजा। हम बदनसीबों के लिए वहाँ भी जगह ना हुई। बिटिया उस दिन भैया क्या गए, मुझे तो लगा मैं दूसरी दफ़ा विधवा हो गई। मैं तो एकदम ही लुट गई बिटिया, क्या करूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने ताई जी को चुप कराया। विजी के घर वालों ने पहले तो पापा को लेकर आनाकानी की। चाचा जी छूटते ही बोले, अभी भैया जी को गुजरे ही कितने दिन हुए हैं बहन जी, अभी तो जश्न ब्याह की बात भी हम नहीं सोच सकते। भैया जी हमसे अलग थोड़े ही थे। हमें तो यूँ लग रहा है जैसे हमारे ही घर का एक जना हमें छोड़ गया है। ताई जी रोकना जैसी कोई सामाजिक रस्म करने पर अड़ी गईं। जब वे किसी तरह भी न मानी तो उन्होंने साफ कह दिया कि विजी की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद ही कुछ सोचा जाएगा। विजी के कोर्स में 1 वर्ष शेष था। धीरे धीरे उन लोगों का हमारे यहाँ आना भी कम होता गया। कभी कहीं मिलने पर यहाँ वहाँ की औपचारिक सी बातें होकर ही रह जाती। फिर इधर उधर से सुना कि उन्होंने कहा है कि बच्चों को लेकर मजाक में कही गई बातों को हम लोग पकड़ कर बैठ गए हैं। स्थिति इतनी नाजुक है कि वे कुछ कह भी नहीं सकते, पर हमें भी तो कुछ समझना चाहिए। आदि आदि। बचपन सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा था। इन 4 महीनों में मैं शायद 4 साल बड़ी हो गई थी या 4 दशक। वो अलहड़ता, वो जिद, वो मान, सभी कुछ तो चला गया था। सुनी सुनाई बातों पर ध्यान न देते हुए ताई जी ने दूर के रिश्ते के मेरे एक चाचा जी को बाकायदा प्रस्ताव लेकर उनके घर भेजा। उस घर जहां हम सैकड़ों हजारों बार छत फांद कर गए थे, छज्जों की रेलिंग पर चढ़कर कूद गए थे। चाचा जी ने मोहल्ले में कही जा रही बातों को ताई जी के कान में डालना चाहा था, पर ताई जी ने उन्हें बीच ही में टोक दिया। सुनी सुनाई बात पर न जाओ भैया, लोग बेपर की भी तो उड़ा देते हैं। और फिर हम तो लड़की वाले हैं, रिश्ता मांगने तो हमें ही जाना है। चाचा जी चुपचाप सिर झुकाकर चले गए। जब लौटे तब भी सिर नीचा ही था उनका, कुछ ज़्यादा ही झुका हुआ। एक उदास आवाज़ में उन्होंने जवाब दोहरा दिया। विजी के पापा ने कहा था, भैया जी शादी ब्याह सिर्फ लड़के लड़की के बीच थोड़ी होता है, ये तो 2 परिवारों का संबंध होता है, 2 खानदानों का मिलन। रिश्तेदारी दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती है। ऐसी लड़की घर में लाकर क्या करेंगे हम, जिसके परिवार में आगे पीछे कोई हो ही ना बाप, ना ताऊ, ना चाचा। हमें तो भरे पूरे घर की लड़की चाहिए। सब लड़कों के ऐसे ही रिश्ते आ गए तो अपनी तो समझो हो गई छुट्टी। नहीं भैया जी, हमें तो आप माफ़ी करें, हम बेहद शर्मिंदा हैं, पर साहब क्या करें, हमारी भी मजबूरी है। हमारे आगे भी ब्याहने को 2-2 जवान लड़कियां बैठी हैं, हमें उनका भी तो सोचना है। शादी ब्याह रिश्तेदारी बढ़ाने के लिए ही किए जाते हैं, ना कि ख़त्म करने के लिए। चाचा जी को तो कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला था। फिर अचानक एक दिन सुनने में आया कि विजी की शादी तय हो गई है, किसी बड़े अफसर की लड़की है। वे लोग विजी को शादी के बाद आगे पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज रहे हैं। लेकिन मैं भला इस सब पर कैसे विश्वास कर लेती। मैंने विजी को पत्र भेजा। पत्र लिखने के बाद कहीं मुझे ये डर था कि विजी नहीं आएगा, लेकिन मेरा डर निर्मूल निकला। 2 दिन बाद ही विजी आ गया। वो माँ को देखने भी आया, ठीक पहले की तरह। फिर वो मेरे कमरे में आया। मैं वहाँ अकेली थी। मुझे बहुत कुछ कहना था उससे। उसके डूबते हुए विश्वास का सहारा पाना था मुझे। उससे, उसके मुंह से सुनना था कि वो मेरा है और मेरा ही रहेगा। मैं चाहती थी कि वो मुझे बाहों में भर ले और बार बार कहे कि हम दोनों एक हैं, एक दूसरे के लिए हैं। दुनिया की बातें मत सुनो, दुनिया हमारा कुछ नहीं कर सकती। मैं समझ नहीं पा रही थी कि बात कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ। बचपन के खेलों से या यौवन के उन आत्मीय क्षणों से जिनमें बिना कुछ कहे सुने हम एक दूसरे के हो गए थे, या फिर इधर उधर से मिलने वाले समाचारों से, और या उसी ने मौन भंग किया था। मुझे क्षण भर को लगा था जैसे उसने मुझे उबार लिया है। धीरे से मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर इतना ऊंचा उठा दिया मुझे कि मैं आकाश के तारों को मुट्ठी में भर लेने के लिए किलक उठी। शुभी मेरे हाथ पर हाथ फेरते हुए वो क्षण भर को रुका था। मुझे लगा था मेरी सांस ही रुक जाएगी। क्या तुम माफ़ कर सकोगी मुझे? इन ऊंचाइयों से गिरते मुझे देर नहीं लगी। उसकी छोटी सी भूमिका सारे संदर्भ खोल गई थी। क्रोध, अपमान, घृणा, ग्लानि, पीड़ा, क्या नहीं था जो क्षण भर में मुझे रौंदता न चला गया हो। क्या बचा था कहने को, क्या बचा था पूछने को, फिर भी ना जाने क्यों पूछ ही लिया था मैंने।
किस बात के लिए? तुम्हें किस तरह बताऊं शुभी, उसने अटकते हुए कहा। पिताजी ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। चाह कर भी मैं उनका विरोध नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन तुम तो। उसने मुझे बात पूरी करने के लिए काफ़ी समय दिया। मैं ही कुछ न बोल सकी। आंखों से आंसू बह निकले थे, जिनके लिए बरसों मैं अपने को क्षमा नहीं कर पाई। मुझे समझने की कोशिश करो शुभी, कहते हुए उसने मेरे आंसू पोंछने चाहे थे, मगर मेरे हाथ ने समय पर उठकर उसके हाथ को रोक दिया। फिर एक लंबा सन्नाटा हमारे बीच पसरता गया। मेरे अंदर कहीं एक चीख उसको तोड़ने के लिए मचलती रही। एक विस्फोट उमड़ता रहा, लेकिन हमारे बीच का मौन उन्हें रोके रहा। फिर उसी ने तोड़ा उस मौन को, धीरे से उठते हुए, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत मजबूर हूँ। और वो चला गया। बाद में भी बड़ी देर तक मैं न चाहते हुए भी आस लगाए रही थी कि वो लौट आएगा और मुझे मनाते हुए, गुदगुदाते हुए, चिढ़ाते हुए कहेगा, मैं तो मजाक कर रहा था पगली, मैं सचमुच पागल जो थी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ। वो चला गया, मुझको फूट फूट कर रोता छोड़कर। माँ ने शायद हमारी बातें सुन ली थी। मुझे गले से लगाकर वे बड़ी देर तक चुपचाप आंसू बहाती रही थीं, मेरी पीठ पर हाथ फेरती रही थीं। उसी रात उन्हें लकवा मार गया था, उस रात जो वे खाट पर पड़ी तो फिर कभी ना उठ सकी। मैंने कॉलेज छोड़ दिया। ये पहला अवसर था जब ताई जी की जिद भी बेकार गई। अब किसके लिए पढ़ना था? पापा ही तो थे जो बेटी की हर छोटी बड़ी सफलता पर गर्व से सिर उठा लेते थे। पर विजी ने तो जीने की इच्छा का ही गला घोंट दिया। सुना था कि ऐसा हो सकता है, शायद कहीं पढ़ा भी हो, पर पता नहीं था कि यह सब स्वयं मुझे भोगना पड़ेगा। माँ की जीभ लकवे के चपेट में आ गई थी। जीभ पर हाथ फेर फेर कर शायद माँ ने मुझे इस विश्वासघात को सहने की शक्ति दी। आवाज़ चली गई तो क्या, आंखें तो थीं। हर समय बोलती सी वे आंखें। लगता था जैसे बोलने की शक्ति भी उन्हीं में समा गई हो। मैं पूरे समय उन्हीं के पास रहती, उन्हीं के पास सोती। माँ ही तो बची थी मेरे पास, और सभी कुछ तो लुट चुका था। माँ को अधिक दिन ये कष्ट नहीं भोगने पड़े। 4 महीनों में ही एक के बाद एक 3 झटके उन्हें और लगे, और पापा की दूसरी बरसी के दिन वे हमें छोड़ गईं। घर में बस ताई जी बची थीं और मैं। सूनी दीवारें, साए साए करते कमरे और एक दूसरे से मुंह छुपाते से हम दोनों। सब विषय चुक गए थे, सारे शब्द खो गए थे। हर तरफ भर गया था एक दहशत भरा सन्नाटा, और अजगर सा मुंह लिए वो हमें ही लेने आ रहा था, हम 2 चलती फिरती लाशों को। माँ की मृत्यु के अगले महीने विजेंद्र की शादी हुई थी। वो डॉक्टर बन चुका था। सुना किसी ICS की बेटी से उसकी शादी हुई थी। पत्नी के किसी चचेरे भाई से अनीता का रिश्ता भी हो गया। हमारे यहाँ भी कार्ड आया था, पर ताई जी गई ही नहीं। बस नाउन के हाथ शगुन के रुपया भिजवा दिए। ऊपर छत वाला रास्ता काफ़ी पहले चिनवा दिया गया था। छज्जे पर भी ताई जी ने 5 फीट ऊंची सीमेंट की दीवार खड़ी करा दी। तब भी गाने बजाने की आवाज़ रह रहकर इधर आ ही जाती थी, खासकर रात के सन्नाटे में। ताई जी घंटों बैठी मुझसे बातें करती रहती, अपने बचपन के किस्से दोहराती रहती, वे किस्से जो मुझे याद भी हो चुके थे। उधर ढोलक पर थाप बढ़ती जाती, इधर ताई जी का स्वर ऊंचा होता जाता, जैसे दोनों में कोई होड़ सी लगी हो। रही सही कमी पास पड़ोस वाले पूरे करते। किसी न किसी बहाने से 2-4 औरतें रोज ही हमारे यहाँ आ जाती और फिर पड़ोस में हो रहे ब्याह के किस्से बखानती। कौन कौन रिश्तेदार आया, कौन कौन नहीं आया, नहीं आया तो क्यों नहीं आया, किस दिन क्या खाना बना, क्या बनना चाहिए था, किसकी कैसी आवभगत हुई, सभी कुछ तो हमें बताया जाता। ताई जी लाख कोशिश करती बात बदलने की, पर औरतें जिस काम के लिए आती उसे पूरा करके ही जाती। दिल्ली वाली का तो काम ही यहाँ की वहाँ और वहाँ की यहाँ जड़ना था। किसके घर किस दिन क्या खाना बना, किसकी बहू लड़ाकी है, किसका बेटा आवारा है, किसकी लड़की पराए मर्दों के साथ घूमती है, किसके बहू बेटे रात को सिनेमा देखने गए, सभी कुछ उन्हें कंठस्थ रहता। मोहल्ले भर में वो रेडियो के नाम से प्रसिद्ध थीं। किसी के बारे में कुछ भी जानना हो तो बस उन्हें चालू कर दो, बन गया काम। उन दिनों वे हमारे यहाँ बिना नागा दिन में 2 बार आती। उन्हें हमसे कुछ विशेष ही हमदर्दी थी। जिया, तुम्हारे साथ तो बड़ा बुरा बर्ताव करा इन्होंने, शर्म लिहाज तो सब घोल कर पी गए। मैंने तो प्रकाश से कह दिया कि मैं ना जाऊं ऐसे घरों में शादी ब्याह में शरीक होने। पहले जिया को मान इज्जत से लाओ,
तभी हम आ सकते हैं। बुलावा तो भेजा होगा। कार्ड तो बड़े शानदार छपाए हैं, आया होगा। हमारे यहाँ भी रमुआ दे गया था। मैं तो कहूँ सारी बिरादरी को काट करनी चाहिए थी। ऐसी बेशर्मी तो ना देखी ना सुनी। ताई जी के लिए उन्हें चुप कराना मुश्किल हो गया। बाद में पता चला वे इसलिए नाराज़ थीं कि नौकर के हाथ कार्ड क्यों भिजवाया गया, जबकि बगल वाले नेमचंद जी के यहाँ नरेंद्र खुद गया था। ये भी पता चला कि उन्होंने यहाँ वहाँ बताया कि विजेंद्र की शादी से हम बड़े दुखी थे, कि ताई जी तो इस बारे में गुस्से के मारे एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती थीं, कि इस गम में हम दोनों बेहद दुबला गई थीं, वगैरह वगैरह। कुछ दिन बाद सुना था कि विजेंद्र अपनी पत्नी के साथ इंग्लैंड चला गया। मन कितना पागल हो सकता है, ये मैंने पहली बार तभी जाना था। विजी को खोकर उसके जीवन से इतना दूर आकर भी उसके दूर चले जाने के समाचार को सुनकर मुझे लगा था जैसे एक महाशून्य ने मुझे घेर लिया हो। पापा जो कुछ छोड़ गए थे वो भला कब तक चलता। बहुत कुछ तो माँ की बीमारी में ही लग गया था, और जो बचा था वो भी तेज़ी से निकलता जा रहा था। सूनेपन के साथ साथ अभाव ने भी मुंह फैलाना शुरू कर दिया था। फिर ताई जी उठी। बहुत से लोगों की बहुत सी कोशिशों के बाद मुझे आकाशवाणी में नौकरी मिल गई। कुछ पुराना अनुभव, कुछ ताई जी की दौड़ धूप। वैसे माँ पापा भी चुप थोड़े बैठे रहे होंगे, दूर से ही सही, पर अपनी लाडली बेटी की चिंता तो उन्हें सताती ही होगी। उन्होंने भी कुछ किया ही होगा। क्या किया ये तो नहीं मालूम, पर किया था, ये मुझे कई बार अनुभव हुआ। नया स्टेशन, छोटी सी जगह थी जहाँ आने को आसानी से कोई तैयार नहीं होता था। कौन आए अपने घर से सैकड़ों मील दूर इस बियाबान में। पर मैं तो ऐसी ही जगह चाहती थी जहाँ अपना कहने को कोई ना हो, जानने पहचानने वाला कोई ना हो, जहाँ कोई अतीत ना हो, कोई स्मृति दंश ना हो। पर यह मेरा भ्रम ही तो था। अतीत से वर्तमान क्या कभी टूट सका है? ऐसा कहाँ हो पाता है कि एक रेलगाड़ी से उतरे और दूसरी में चढ़ गए। इसके बाद वो रेलगाड़ी कहीं और हम कहीं और। ये तो छोटी मोटी यात्राओं में ही संभव हो सकता है। ज़िंदगी के सफ़र में तो रेलगाड़ी में डिब्बे जुड़ते ही चले जाते हैं, जुड़ते ही चले जाते हैं, एक के बाद एक। किसी अवांछित डिब्बे को हम चाहकर भी अलग कहाँ कर पाते हैं। इंजन उस पूरी रेलगाड़ी को उसके समस्त डिब्बों समेत ढोता जाता है। क्रमशः तेज होती उसकी झकझक में, चीखती सीटियों में, स्टेशनों की भीड़ में, भीड़ की धक्का मुक्की में अंतर्मन की सिसकियाँ और कराहटें किसी को सुनाई नहीं देती, कभी कभी अपने को भी नहीं। और मैंने समझा था नई शुरुआत संभव हो सकेगी। ताई जी के साथ आने के लिए बहुत कहा था, पर उनका एक ही जवाब था, पुरखों की निशानी एक ये घर ही तो बचा है बिटिया, इसे कैसे छोड़ दूँ। पता नहीं कितने दिन और जिंदा रहना है। इसी चौखट पर सांस छूटे, बस यही इच्छा है। जाने की तैयारी में समय बीतता चला गया। ताई जी मुझसे भी अधिक उत्साहित थीं। ये लालटेन रख लो बिटिया, पराए शहर में कहाँ ढूंढती फिरोगी। ये एक छोटा सा सिलबट्टा मंगा दिया है, देखो बिल्कुल हल्का सा है, कभी दाल वाल पीसने का मन हुआ तो। ये लो, सब मसाले कुटवा कर रख दिए हैं, तुम्हारे लिए तो 3-4 महीने को काफ़ी होंगे। एक पोटली पकड़ाती हुई वो बोली, ख़त्म होने लगे तो लिख देना और भेज दूंगी। एक लकड़ी के बक्से में दुनिया भर की दवाइयाँ भरी गईं। कभी चोट चपेट लग गई तो अनजान जगह में कहाँ भटकती फिरोगी बिटिया। ऐसे ही न जाने कितना सामान वे तैयार करती रहीं। दिन तो इसी में गुजर जाता। रात को बड़ी देर तक मेरा सिर अपनी गोदी में लिए बैठी रहती चुपचाप। मेरे सो जाने पर ही वे उठकर जाती। एक रात मुंह पर बूंद सी पड़ी तो मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। आसमान तो साफ था। ताई जी की आंखें ही बरस रही थीं, जिन्हें उन्होंने तुरंत अपनी धोती के पल्लू से पोंछ लिया। आप रो रही थी? नहीं तो सपना देखा होगा तूने। चेहरे पर जबरन मुस्कान लाते लाते ताई जी खुलकर रो पड़ी। आप रोएंगी तो मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन पगली, मैं रो कहाँ रही थी? मैं तो बहुत खुश हूँ मेरी बिटिया, ये तो खुशी के आंसू हैं। तू इतने ऊंचे ओहदे पर जा रही है ना, चल अब सो जा, बहुत रात हो गई। जाने के दिन वे बराबर मुस्कुराती रहीं, बात बात पर यूँ खिलखिलाना, हंसना। मुझे पता था कि मेरे जाने के बाद उनका क्या हाल होगा। ट्रेन छूटने लगी तो स्वर भर्रा गया था उनका। खत लिखती रहना बिटिया, और देख खुश रहना, कुछ सोचना वोचना मत, मन ना लगे तो लौटाना, जल्दी जल्दी हाल देना। और पोस्ट कार्ड्स का एक पुलिंदा उन्होंने मुझे थमा दिया था। ट्रेन सरकने लगी थी और मैं बड़ी दूर तक, बड़ी देर तक रुमाल में मुंह छुपाए खड़ी उनको देखती रही थी।
खिड़की से आकर सूरज की सुनहरी किरण ने थपथपाया तो मेरी तंद्रा टूटी। अभी आंख मूंदे उठने का उपक्रम कर ही रही थी कि घंटी बजी। कर कर दूध वाले की साइकिल की आवाज़ भी सुनाई दी। मैं हड़बड़ा कर उठी। 6:30 बज गए, यानी सवेरा हो गया, और मैंने पलक भी नहीं झपकाई रात भर। सिर का भारीपन कुछ बढ़ ही गया था। चाय पीना भी बेकार सा ही गया। नौकर को छुट्टी की एप्लीकेशन देकर भेज दिया। शेर सिंह, उसके बाद तुम कहीं जाना चाहो तो चले जाना, आज तुम्हारी छुट्टी। मैं पूरी तरह एकांत चाहती थी। काम्पोज खाकर लेटी तो करीब 3 बजे आँख खुली। कामनी की स्लिप बाहर दरवाजे पर लगी थी। कई बार बेल बजाई पर कोई जवाब नहीं। फास्ट अस्लीप हो तब तो ठीक है, पर यदि तबीयत वर्ष लगे तो शेर सिंह को मेरे पास भेज देना। इस समय तो उसके कमरे में भी ताला लटका है। बेस्ट ऑफ लक। मैं बहुत देर तक नहाती रही। कुछ राहत सी मिली। काफ़ी देर सोई भी थी। कामनी के आने का जरा भी पता न चला। कॉफ़ी बनाकर प्याला उठाया ही था कि कॉल बेल फिर बजी। कामनी होगी, उससे रहा नहीं गया होगा। दरवाज़ा खोला, लेकिन आप सामने तुम खड़े थे। तुम जिसे समय की खाई ने विधि से बदल कर मात्र डॉक्टर वशिष्ठ बनाकर छोड़ दिया था। तुम आ सकते हो ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। हाँ, मैं शुक्र है पहचान तो गई। अनजाने मेरे हाथ दरवाजे पर कस गए। अंदर आने को नहीं कहोगी? तुम्हारी सधी हुई आवाज़ सुनकर मैं एक ओर हट गई। बैठ सकता हूँ? उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना तुम बैठ चुके थे। शायद कुछ क्षण मैं दरवाजे पर ही खड़ी रही थी, फिर जाकर सामने की कुर्सी पर बैठ गई। अच्छी हो? जी। घर पर सब ठीक है? जी। सोचा पूछूं, घर पर छोड़ा ही किसे जो आज हालचाल पूछ रहे हो, पर चुप ही रही। ताई जी ठीक हैं? वहीं हैं? जी। तो जानते तुम सब थे मेरे घर वालों के बारे में? याद आया कि औपचारिकता के नाते ही सही मुझे भी तो पूछना चाहिए तुम्हारे बारे में, तुम्हारे घर वालों के बारे में। आप ठीक हैं? घर वालों के बारे में पूछने के लिए शब्द ही नहीं जुटे। हाँ, देख ही रही हो, शरीर तो ठीक ही है। जवाब ऐसा था कि आगे कई प्रश्न पूछे जा सकते थे, पर हमारे बीच बहुत कुछ था जो कुछ भी पूछने से रोक रहा था। काफ़ी देर तक हम दोनों चुप बैठे रहे। तुमने मेज़ पर पड़ी एक मैगज़ीन उठा ली, कुछ देर तक पन्ने पलटते रहे, फिर वापस रख दी। मैं रैक में लगी किताबों को एकटक देखे जा रही थी। पढ़ने का शौक़ अभी तक कायम है तुम्हारा? अपना तो ये सब कभी का छूट गया। अतीत में ले जाने की तुम्हारी कोशिश भी बेकार हो रही। उत्तर में मेरी दृष्टि किताबों में और भी ज़्यादा गड़ गई। तभी दरवाज़ा खुला पाकर एक बिल्ली अंदर घुस आई। उसे भगाने के लिए मुझे उठना ही पड़ा। पालतू है? बात बढ़ाने के लिए तुम्हें फिर एक बहाना मिल गया था। जी नहीं। याद है बचपन में कैसे हम एक बार बिल्ली का बच्चा उठा लाए थे? रूई से दूध की बूंदें उसके मुंह में डालते थे। कितने दिन तक पागल रहे थे उसी के पीछे। तुम तो उसे अपनी रजाई में घुसा लेती थी। नाम नहीं याद आ रहा? क्या नाम रखा था उसका? रोज़ी। मेरे मुंह से अपने आप ही निकल गया। हाँ, रोज़ी बड़ी प्यारी थी, पर मम्मी को जरा भी पसंद नहीं थी। उस दिन जब स्कूल से आकर पता चला था कि उन्होंने उसे भगा दिया था तो मैं कितना रोया था, याद है? जवाब में मैंने तुम्हारी ओर देखा भर था। सब कुछ याद है विजी, सब कुछ। कुछ भी तो नहीं भूल सकी हूँ। होंठ भींच लिए थे मैंने। इससे आगे भी बहुत कुछ याद था मुझे। तुम्हारे एक टीचर थे मिस्टर माहेश्वरी, पढ़ाने में जितने अच्छे थे देखने में उससे भी बढ़कर। क्लास के सब लड़के फिदा थे उन पर। कितने ही दिन तुमने मुझसे सिर्फ उन्हीं के बारे में बात की थी। वे ऐसे चलते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे हंसते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं। यहाँ तक कि मैं तुमसे नाराज़ भी हो गई थी। उन्हीं के पास एक अल्सेशियन था जिसे साथ लेकर शाम को वे घूमने निकला करते थे। साथ में गोरी चिट्टी उनकी पत्नी। शहर भर में चर्चा थी उनकी। तुमने कहा था हम भी ऐसे ही घूमने निकला करेंगे, तुम, मैं और हमारा पपी। पर झन किचन में शायद कुछ गिरा था। मैं देखने दौड़ी। मौका पाकर बिल्ली फिर अंदर घुस आई थी। फिर मैंने उसे भगाया। कितना विचित्र संयोग रहा है। हमारी आत्मीयता का बिंब रोज़ी रही है, और उस दिन जब हमारे बीच पुराना सब कुछ मर चुका था, एक बिल्ली ही हमारी मुलाकात की साक्षी बनी थी। तुमको शायद नहीं मालूम, बचपन में अवश्य मैंने रोजी को प्यार किया था, पर जब तुम मुझे उस दिन मिले थे मैं बिल्लियों से सख्त नफरत करती थी। शायद ये भी अतीत से अपने को काट लेने का प्रयास हो, या फिर
हमारे बीच बैठी खामोशी शायद ऊबने लगी थी। अच्छा अब चलूँगा, लगता है तुमने माफ़ नहीं किया। जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। क्षण भर चुप रहकर तुम पूछ बैठे थे, फिर आ सकता हूँ? आपकी मर्जी है। मेरी आवाज़ में आवाज़ के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, न ग्लानि, न उल्लास और न कोई उल्हाना। खड़े होकर तुम तनिक ठिठके थे, शायद सोचा हो कि विदा कैसे ली जाए, पहले की तरह या। अच्छा नमस्ते। मैं औपचारिकता भर के लिए भी अपने पर नियंत्रण न रख पाई। सच कहूँ तो क्षण भर के लिए मन में किसी कोने में दबी हुई इच्छा ने अंगड़ाई ली थी। कहीं ध्यान आया था कि तुम वही विजी तो हो जिसे पा लेना ही सबसे बड़ा अरमान था मेरा। सोचा था कि अब जब हमारे तुम्हारे बीच की दीवारी नहीं रही, नमस्ते प्रत्युत्तर में हाथ जोड़े हुए ही तुम बाहर निकल गए थे। इसके बाद भी तुम 3-4 बार आए। हर बार तुम्हारे सामने जितना संयत रहने की कोशिश करती, भीतर कहीं उतना ही बिखर जाती। तभी खबर मिली ताई जी की बीमारी की। मैं एकदम दौड़ी गई, पर उन्हें बचा ना सकी। वे तो जैसे मेरा इंतज़ार ही कर रही थीं। सदा सुखी रहो बिटिया, किसी तरह बस इतना ही कह पाई थीं। तुम्हारे बारे में उन्हें सब कुछ पता चल चुका था। सिर पर हाथ फेरा ही था कि प्राण निकल गए। मुझे आशीर्वाद दिए बिना ही, देखे बिना ही कैसे चली जाती। एक कमरा बंद करके बाकी सारा घर मैंने किराए पर उठा दिया। सामान इधर उधर बांट दिया। यूं बचा ही क्या था। ताई जी की बीमारी में ही जो भी जिसके हाथ लगा ले गया। कोई कहने सुनने वाला तो था नहीं। महेश बाबू के घर ही अपने कई बर्तन दिखाई दिए थे। और उस समय तो हद ही हो गई जब मैंने महेश बाबू के छोटे मुन्ने को अपने चांदी के झुंझुने से खेलते पाया। मेरा चांदी का झुंझुना जो माँ ने कभी मुझे खेलने के लिए नहीं दिया था। ताई जी ने ही बताया था कि मेरे जन्म पर मामा जी ने ये झुंझुना मुझे दिया था। महीने भर बाद ही उन्हें टेटनस हो गया और वे गुजर गए। तभी माँ ने उनका दिया सभी सामान सहेज कर रख लिया था, ताले में बंद करके। मैंने माँ को कई बार वो ट्रंक खोलते, सामान बाहर निकालते और फिर कुछ देर बाद ही वापस रखते तो देखा था, पर कुछ पूछने पर माँ गुमसुम हो जाती। ये तो एक बार मेरे बहुत जिद करने पर ताई जी ने मुझे बताया था। वही माँ का प्राण प्रिय झुंझुना आज जो ज़मीन पर ठोक ठोक कर बजाया जा रहा था। मन हुआ था लपक कर ले लूँ, छीन लूँ उससे अपनी चीज़, माँ की, मामा जी की अमानत, पर 2 कदम आगे बढ़कर ही ठिठक गई थी। जब और सब कुछ ही गया तो अब इसी से क्या मोह। मन को धीरे धीरे समझाती मैं वापस चली गई थी। लौटी तो तुम आए सांत्वना देने। इतना टूट चुकी थी मैं कि अपने को रोक न सकी। सब भूल गई कि तुमने मेरे साथ क्या किया था, क्या क्या किया था। भूल गई कि माँ को पक्षाघात क्यों हो गया था। भूल गई कि तुम्हारे हमारे घरों के बीच दीवारें खिंच चुकी थीं, आने जाने के मार्ग बंद हो चुके थे। तुम रोज़ ही आने लगे। पहले तो हम घर पर ही बैठे रहते थे, फिर बाहर भी निकलने लगे। साथ ही साथ मन की परतें भी खुलती गईं। मैं उसके साथ कभी सुखी न रह सका। तुम अपनी पत्नी के बारे में कह रहे थे। बहुत ही शक्की मिजाज औरत थी वो। जो चले जाते हैं उनके बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, पर तुमसे क्या छुपाऊं शुभी, 8 सालों में मैं खुलकर भी नहीं हंस सका एक बार भी। सच? पहले तो इनके ठाके मशहूर थे। मुझे कामनी की आवाज़ भी कहीं से सुनाई दे रही थी। तुम तो यूं ही मेरी हर बात पर अविश्वास करती हो। मानो न मानो तुम्हारी मर्जी, पर सच यही है कि तुम्हें खोकर मैं पल भर भी चैन न पा सका, पल भर भी। मुझे कामनी की बात फिर याद आ गई। दोनों में बहुत ही अटैचमेंट था। कितना दुर्बल मन हो गया था मेरा। जो भी तुम कहते मैं मान लेती थी, शायद इसलिए कि वही मानना चाहती थी। चाहती थी कि जो कुछ तुम कहते हो वो सच बन जाए, सच ना भी हो तो अब बन जाए। उस शाम हम लेक के किनारे घूम रहे थे। वही लेक और वही हमारे मिलन का नया गवाह, बरगद का बूढ़ा पेड़। तुम भावुक हो उठे। पुष्पा को तो घर से निकलना ही पसंद नहीं था। मैं जब भी घूमने चलने को कहता कोई ना कोई बहाना निकल आता। मेरी और उसकी किसी बात में नहीं पटी। तुम बोलते गए और मुझे पानी में कुछ शब्द तैरते हुए दिखाई देने लगे थे। नर्वस ब्रेकडाउन होते होते बचा इनका तो। घबरा कर मैंने एक कंकड़ फेंका था और वे शब्द डुबकी लगा गए थे, पर मैं जानती थी कि वे फिर तैर कर ऊपर आ जाएंगे। मैं उन्हें कभी नहीं मिटा पाऊंगी। बस ये खेल चलता रहेगा। मैं कंकड़ मारूंगी, वे भीतर चले जाएंगे, लेकिन कुछ देर बाद फिर लौट आएंगे। जीत उन्हीं की होगी। तुम कहते गए, मैं कभी पूरी तरह पुष्पा का ना हो सका। हर बार तुम बीच में आ जाती थी। शायद यही गम उसे खा गया।
तुम नहीं जानती तुमने कितना सताया है मुझे, और तुमने मुझे अपने करीब खींच लिया था, बहुत करीब। अनजाने ही मेरा सिर तुम्हारे कंधों पर जा टिका। मैं बरगद की लटकती हुई जड़ों को देख रही थी। लगता था कि उसकी झूलती हुई बाहें हम दोनों को बांध लेने के लिए आतुर हैं। दूर आकाश में सूरज छिपने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मैं एक लंबे अंधेरे के बाद अपने जीवन में एक सुनहरी किरण देख रही थी। आखिर वो दिन भी आया जिसका मुझे बरसों से इंतज़ार था, लेकिन पूरे 10 साल बाद। कई दिन से कुछ कहना चाह रहा हूँ शुभी, तुमने कुछ अटकते हुए कहा था। तो कहो ना, तुमसे कुछ मांगना है। क्या? मैं जान रही थी कि तुम्हें क्या कहना है। मुझे पता था कि तुम्हें क्या मांगना है। पहले वादा करो कि दोगी, मना नहीं करोगी। देने लायक चीज़ होगी तो दूंगी ही, उसमें वादा क्या करना। मैं अपनी बढ़ती हुई धड़कन सुन सकती थी। नहीं, वादा करो। अच्छा, अब बोलो भी। तो वादा रहा पक्का वादा, सोच लो, बाद में मुकर मत जाना। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो वादा करके मुकर जाते हैं। एक गलती की कब तक सज़ा देती रहोगी शुभी? तुम मेरे पास ही पलंग पर आ बैठे थे। मैं चाहता हूँ कि क्या? विल यू मैरी मी प्लीज़ शुभी? मैं तो 10 बरस से तैयार हूँ बेसी। थैंक यू शुभी, थैंक यू। और तुमने इतना कसकर बांधा था मुझे अपनी बाहों के घेरे में कि मैं छटपटा सी गई थी। तुम बहुत प्रसन्न दिख रहे थे। उत्साह, उल्लास, सभी कुछ तो उभर आया था तुम्हारे चेहरे पर। काश कि ये सब कुछ 10 वर्ष पहले हुआ होता तो मैं भी इतना ही। इसके आगे मैंने कुछ न सोचना ही ठीक समझा। वी मस्ट सेलिब्रेट द डी डे। क्या तुम सचमुच ही उतना खुश थे जितना दिख रहे थे? पास की ही एक पहाड़ी पर जाने का तय हुआ। सुबह कुछ बूंदाबांदी हुई थी तो ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी। फ्लास्क में चाय भरी, रास्ते में कुछ स्नैक्स खरीदे और हम दोनों चल पड़े थे, हाथों में हाथ डाले। पहाड़ी एकदम सुनसान थी। शायद सुबह की बूंदों से डरकर किसी ने भी रिस्क लेना ठीक न समझा। एक छत्र हमारा राज। चारों ओर धुले से पेड़ पौधे, झूम झूम कर बधाई देते फूल, मदमस्त पवन। क्या नहीं था वहाँ। जाने कितनी देर हम एक दूसरे में खोए रहे। समय का कुछ अंदाज ही नहीं था। बार बार टाइम पूछती हो तो ये लो, कहते कहते आंख बंद कर तुमने घड़ी की सुइयों को आगे पीछे घुमा दिया था। सूरज डूबने लगा था। चारों तरफ मनमोहक सी लाली छाई हुई थी। उसी लालिमा में नहाए थे हम दोनों। मैं तुम्हारी गोद में सिर रखकर लेट गई। रुख कुछ ऐसा था कि लाल लाल धूप मेरे मुंह पर, उस पर रखे तुम्हारे हाथ पर पूरी तरह पड़ रही थी। मैं तुम्हारे हाथों से खेल रही थी, उनको अपने मुंह पर कभी इस तरह रखती, कभी उस तरह। बड़ी देर तक मैं यही करती रही और अचानक जो मैंने तुम्हारा हाथ अपने हाथ में लिया तो चीख उठी। बदहवास सी उठ बैठी मैं। तुम्हारा हाथ खून से रंगा था, लाल लाल खून। तुमने मुझे पकड़ना चाहा तो मैंने तुम्हारा हाथ झटक दिया। माँ, माँ, अस्फुट सा स्वर निकला। सपना देखा था? नहीं, मैंने सिर हिलाकर बताया। अभी तक मैं कांप रही थी। फिर माँ की याद आ गई थी? हाँ, और क्या कह सकती थी तुमसे। पगली, मुझे तो एकदम डरा ही दिया। तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने तुरंत अपना हाथ देखा, लाल तो नहीं हुआ। तुम्हारा हाथ देखा, वो भी लाल नहीं था। तो फिर मैंने क्या देखा था? वो खून कहाँ गया जो अभी अभी तुम्हारे हाथ पर लगा था? भ्रम था मेरा? पर ऐसा कैसे संभव था? मैंने बिल्कुल साफ साफ देखा था। तुम मुझे नीचे ले आए और कुछ देर बाद मैं स्थिर हो गई। शादी की तारीख तय हो गई। तुम ही ने तय किया था सब कुछ। सिविल मैरिज का नोटिस दे दिया था। बढ़िया सा एट होम का निमंत्रण पत्र छपवा कर मुझे दिखाते हुए तुमने बताया था कि मजिस्ट्रेट तुम्हारे बंगले पर ही आ जाएगा ठीक 6 बजे। बैंड और कैटरिंग का प्रबंध भी कर लिया तुमने। तुम्हारे मम्मी पापा, भाई बहन सबके आने की सूचना आ चुकी थी। इस बार तुम्हारे पापा ने कोई आपत्ति नहीं की। आज ही का वो दिन है जो 10 वर्ष पहले मुझे मझधार में छोड़कर चला गया था। 10 वर्ष भटकने के बाद आज मेरी नैया को किनारा मिला। कितना रोमांचक होता है ये दिन कि कोई भी लड़की भावावेश में कई कई रात सो नहीं पाती। मैं भी रात भर सो नहीं पाई। अध जागी अध सोई करवटें सी बदलती रही। बचपन से कल तक की बातें फिर याद आती रहीं। तुम्हारा साथ, गोमती का किनारा, तुम्हारे वादे, फिर अचानक तुम्हारा बिछोड़ना, तुम्हारे बिना मेरा भटकना, अचानक फिर मिल जाना, वो झील का किनारा, अपनी बाहों में हम दोनों को बांध लेने को आतुर वो बरगद, और
डूबते सूरज के सामने मेरा तुम्हारी बाहों में समर्पण। लेकिन जाने क्यों बरगद की लटकती जड़ें रह रह कर सांप बन जाती थीं। जाने क्यों झील के शांत लहरें बाढ़ बनकर हमें डुबाने लगती थीं। जाने क्यों डूबते सूरज की सारी लाली तुम्हारे हाथों पर जमा हो जाती थी। 5 बजे की गाड़ी से ही मैंने शहर छोड़ दिया। 1 महीने की छुट्टी और ट्रांसफ़र के लिए प्रार्थना पत्र दफ्तर भिजवा दिया था। इस समय 6 बज रहे हैं। तुम्हारे बंगले पर भीड़ लगी होगी, बाजे बज रहे होंगे और शायद इसी समय कामिनी तुम्हें मेरा पत्र दे रही होगी। मैं मजबूर हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। जानती हूँ तुम इसे शायद मेरा बदला लेना समझो, पर सच कहती हूँ ऐसा विचार भी कभी मेरे मन में नहीं आया। विश्वास कर सकोगे? मेरी आंखों से आंसू गिरते जा रहे हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं ये नहीं जानती कि बरसों भटकने के बाद किनारे को ठुकरा कर फिर मेरा क्या होगा। लेकिन तुम्हारे साथ रहकर बरगद के से लटकते उन सांपों से कैसे बचूंगी, झील की उन भूखी लहरों से कैसे बचूंगी, और तुम्हारे उन हाथों में अपनी जीवन नैया की पतवार भला कैसे दे सकूंगी, जिन पर डूबते हुए सूरज की सारी लाली आ बैठी हो। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अरुणा सीतेश जी की लिखी हुई एक लंबी कहानी, डूबता हुआ सूरज। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।